टाइम जो फॉर्मूलाज हमने देखे थे उसमें तो हमने जो अभी बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, और उसका फॉर्मूला था एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस का सी। ठीक है, इसकी बात हम पूरा कर चुके हैं। और इसमें मैंने बताया था कि जो n होता है वो हमारा -1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर हमारा जो n है वो -1 अगर हो जाता है तो फिर वो x की पावर -1 की जगह पर हम उसको 1/x dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव होगा log x। बट ये log x कौन सा होता है? जिसका बेस होता है e, मतलब कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है ln, क्योंकि ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है। तो ये वैल्यू जो होती है ये इक्वल टू होती है मॉडलस। यहाँ पर मॉडलस आता है। अब ये मॉडलस क्यों आता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चा सोचता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए सिर्फ log x ही होना चाहिए था, तो ये मॉडलस का क्यों साइन यहाँ पे आ रहा है, तो उसका रीज़न भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब इसकी जगह पर आप चाहें तो ये लिख लो, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log e x। ठीक है, ये जो e होगा ये यहाँ पर उसका बेस रहेगा और प्लस का x। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मॉडलस ऑफ x रहेगा। लेकिन ये मॉडलस ऑफ x हम क्यों रखते हैं उसका रीज़न मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझा पाऊँगा। बट अभी सिर्फ आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो लॉगरिथम इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब अगर हम लॉग के आगे -x ऐसे लिख रहे हैं तो लॉग नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर मॉडलस रखा हुआ है, ताकि अगर कोई नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसके फॉर्मूले में मॉडलस क्यों आया है या एब्सोल्यूट फंक्शन क्यों बन रहा है, तो वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझा पाऊँगा। तो एक ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, और इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 में ax प्लस बी ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर अगर यहाँ पर हम 1 में ax प्लस बी ले लेते हैं, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने इसी पे एक फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, अगर आपको याद हो मैंने एक ये फॉर्मूला भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि dx में अगर ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी की पावर n dx अगर हमारे पास होता है और इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ax प्लस बी की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय में फिर n+1 और इनटू में क्या आया था a आया था, आपको याद होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक और बताया था, लेकिन इसमें भी मैंने बताया था कि n जो होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर भी n आपका -1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अगर आप सोचिए ना कि यहाँ पर अगर इसकी पावर -1 हो जाए ax प्लस बी की, तो ये 1 में x प्लस बी dx इस तरह से बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी लॉग में ही जाएगा, इसका भी फॉर्मूला लॉग में ही जाएगा। तो इसको भी हम log e ax प्लस बी का मॉडलस ही लिखेंगे, लेकिन डिवाइड में इसके साथ में क्या आएगा a, मतलब कि इसका डेरिवेटिव। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखते हैं नीचे a आता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, और उसके बाद प्लस का यहाँ पर x लिख दिया मैंने, c आएगा प्लस का c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड, लेकिन ये फॉर्मूला भी तब तक ही वैलिड है जब तक कि ये लीनियर है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल या होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो नए फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं। अब एक ये सेकंड फॉर्मूला और उसके साथ साथ ये नीचे आ गया आपके पास थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना चाहें, है ना, तो वो मैं थोड़े से आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम वो देखें, इनके ऊपर एग्जांपल्स देखें, तो ये तो देखो सिंपल है, एक्स ही है। अभी मैंने कहा था कि इनके साथ अगर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे टीचर ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 3 में x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन में 3 तो आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा फिर 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log e मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये e ही होता है। अगर आप कोई बच्चा यहाँ पे e नहीं भी लिखता है तब भी चलेगा,
ठीक है। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए ई नहीं लिखा हुआ है तब भी चलेगा, बट अगर आप लिख देते हैं तो दैट इज़ मोर बेटर। अगर आप ऐसे भी आंसर लिख देंगे तब भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बेस लेके चलते हैं वो ई ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 कांस्टेंट रहेगा, तो वो आपका बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से और बाकी को सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये देखिए मैंने कहा कि 5x + 6 का इंटीग्रेशन करिए क्या होगा। तो फिर ये आपका सेकंड जो थर्ड ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने dx/ax + b, इससे ये मैच हो रहा है। तो इसका आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए फिर log, और मॉडुलस में आ जाएगा आपका 5x + 6, और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे बेस तो ई रहेगा, और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, इसके डेरिवेटिव से। जैसे आप देख रहे हैं नीचे ए लिखा हुआ है, तो 5x + 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा समझ के चलनी है, इनका ये चीज़ों की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ dx/में 1 - x, देखिए यहाँ पर बच्चा क्या गलती कर जाता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर अब 1 - x की पावर भी मतलब 1 है। देखो जब तक आपके उस ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और उसकी पावर -1 होनी चाहिए। पहचान यही है कि जैसे इस x को मैं ऊपर लाऊंगा तो उसकी पावर -1 होगी, ax + b को मैं ऊपर लाऊंगा तो उसकी पावर -1 होगी। तो जब तक आपके लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी पावर -1 है तब तक उसका इंटीग्रेशन लॉग में ही जाएगा। तो 1 - x भी लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी पावर अगर हम देखें, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1 ही है, जो कि ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो ये भी इसके साथ ही मैच हो रहा है जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ax + b। बस थोड़ा सा उसको मैंने आगे पीछे लिख दिया है तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फिर आपका लॉग और मॉडुलस ऑफ 1 - x आ जाएगा। लेकिन डिवाइड में जब आप जाएंगे तो 1 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो इसके डिवाइड में -1 आएगा और प्लस का c। तो फाइनल आंसर फिर आपको ये मिल जाएगा -log 1 - x + c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी पावर 1 है तो हम उसको हम हमेशा उसको लॉग में लेके जाएंगे। अब ये बाई चांस अगर नीचे क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा तो फिर आप ये काम सीधा लॉग में उसको नहीं ले जा सकते, फिर उनके डेरिवेटिव करने का जो तरीका होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए 2 नए फॉर्मूले ज्वाइन कर दिए। अच्छा, यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट अगर जोड़ देते हैं तो वो तो आपको इंटीग्रेशन से बाहर ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 जोड़ा है, अगर जैसे कि अगले मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें और यहाँ मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया 6/में 3x - 2 और इसका इंटीग्रेशन करिए आप। तो ये 6 है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे नहीं, ये एज इट इज़ बाहर चला जाएगा और सिर्फ आप 3x - 2 पे फोकस करिए तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा लॉग मॉडुलस ऑफ 3x - 2 और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा 3 और प्लस का c हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कांस्टेंट टर्म्स का आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। आप उन्हें बस उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स इन द सेंस कि जैसे हमने प्रीवियस जो फॉर्मूले यूज़ करे थे x की पावर n वाला, तो उसके साथ क्वेश्चन जो है वो हम बनाते हैं यहाँ पे और उसको फिर हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब टीचर ने आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया, ये देखिए जैसे कि उसने यहाँ पे दिया आपको 3x² + 2x फिर प्लस का 3 प्लस का 1/x और कुछ टर्म हम माइनस भी कर सकते ले लेते हैं। अब ये कंप्लीट हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए तो ये हमारे पास कंप्लीट एक क्वेश्चन है, देखिए पूरा, और इसको अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशंस बना सकते हैं। जैसे 3x² का अलग इंटीग्रेशन बना लेंगे, 2x का अलग बना लेंगे, -3 का अलग बना लेंगे और 1/x का अलग। अभी देखो स्टार्टिंग है तो मैं ऐसे अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन जब हमारा थोड़ा सा परफेक्शन हमें आ जाएगी तो फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे सबका। जैसे 3x² का डायरेक्टली लिख देंगे, ये आंसर है, 2x का ये है, -3 का ये होगा, 1/x का ये होगा, ठीक है। बट अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए 3 का कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, एक इंटीग्रेशन ये बना लिया, फिर 2 को बाहर करके x dx करके एक इंटीग्रेशन ये बना लिया,
-3 को बाहर करके dx, क्योंकि उसके साथ तो सिर्फ dx ही आएगा ना, ये dx सबके साथ जाएगा, और आखिरी में क्या आएगा, ऊपर dx आ जाएगा, नीचे आपका x आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये अलाउड होता है। और उसके बाद बस अब ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस बन गए आपके एक तरीके से, है ना। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये आपके लिए अब अलग से एक क्वेश्चंस बन गए सारे। तो बस आपको क्या करना होगा, इनको जस्ट इंटीग्रेट करना होगा। तो ये आपका 3 होगा। अब पावर वाले में क्या करते हैं, पावर एक बढ़ा के ऊपर लिखते हैं, उसी को नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पावर एक बढ़ाकर ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। आपको याद होगा dx का इंटीग्रेशन x बताया था लास्ट क्लास में, और ये 1/x हो गया तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा मॉडुलस में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं परफेक्ट आंसर आ गया। और मैं चाहता तो ये आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकता था, देख सकता था। देखो 3 बाहर किया x³/3 लिख दिया, 2 बाहर किया x²/2 लिख दिया, -3x हो गया, 1/x का log x लिख दिया। बट आप ऐसे, अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये अलाउड होता है इंटीग्रेशन में कि आप उसमें सेपरेशन ऐसे अलग अलग किया जा सकता है। तो हमने अब 2 नए फॉर्मूले सीखे, और उन 2 नए फॉर्मूलों के ऊपर जो क्वेश्चंस भी सीख लिए थोड़े बहुत, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 2 नए फॉर्मूले मैंने ऐड कर दिए आज, एक 1/x का इंटीग्रेशन और एक dx अपॉन में अगर 1/ax+b का जो इंटीग्रेशन है, ये दोनों ही इंटीग्रेशन आपके लॉग में जाएंगे। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये 2 फॉर्मूले क्लियर हैं सभी को, और विद एग्जाम्पल। कोई भी किसी बच्चे का डाउट रहेगा तो वो अपना पूछ लेगा, जिसको भी लगता है कि मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही है कि अगर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका हो जाएगा log x, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है काम करने का, और इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ तक पहले फटाफट कॉपी करिए सभी बच्चे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कॉपी करिए फटाफट। आई होप फॉर्मूला तो कॉपी कर लिया होगा सबने। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वो भी आप लिख लें, ये वाला। हाँ जी, कॉपी हो गया सबका। दो वेरिएबल में अभी हमारे कोर्स में इंटीग्रेशन, अभी इसका हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में अभी सिंगल वेरिएबल पे ही काम किया जाएगा। भाई लास्ट वाले क्वेश्चन में
हमारे को दिया हुआ है 3x² + 2x - 3 + 1/x। तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया। पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो और इसका करो, ऐसे करके 4 इंटीग्रेशन बना लो। तो जब 3x² का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो 3 को इंटीग्रेशन से बाहर रखो, और यहाँ पर मैंने फिर x² का इंटीग्रेशन किया। उसके बाद फिर 2 को मैंने बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन किया जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करने जाऊँगा। और जब -3 के साथ जाएंगे तो -3 बाहर अगर करेंगे तो अंदर तो dx ही बचेगा ना, क्योंकि dx सबके साथ जाएगा। तो ये 3x² dx बनेगा, 2x dx बनेगा, -3 dx बनेगा और 1/x dx बनेगा। और तभी तो चारों का इंटीग्रेशन इस तरह से लिख पाएंगे आप। और लास्ट में dx/x बनेगा। फिर सबका इंटीग्रेशन कर दो बस, x² में x³ / 3 बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, और x² / 2 से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। फिर माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस में 1/x का log x आएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो आप एक लाइन और जोड़ दीजिए इसमें, x³ + x² - 3x + log x + c, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ भाई विक्की, समझ में आ रहा है आपको लास्ट क्वेश्चन? वो सभी का आपको अलग अलग इंटीग्रेट बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा इसके बाद जब हम डेरिवेटिव में जाते थे तो उसके बाद आते थे, ये तो लॉग का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर काम करते थे। ठीक है, तो आपको याद होगा e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो इसी तरह से e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x + c ही होता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। हाँ, अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में कोई लीनियर पॉलिनोमियल जोड़ देते हैं ऐसे ax + b और उसका फिर dx, तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर में तो वही रहेगा, तो ये तो e की पावर ax + b रहेगा। लेकिन जो फिर आपका ax + b है, इसके डेरिवेटिव से आपको नीचे डिवाइड करना होगा और प्लस का c। तो जब तक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि आपने लॉग में भी देखा, पावर वाले फॉर्मूले में भी देखा और अब एक्सपोनेंशियल में भी आप देख रहे हैं, तो ये आपको उसका फॉर्मूला जो होता है वो लगाना है। बट उसके बाद जो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके पास आता है तो आपको बस उसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड ज़रूर करना है। तो ये आप जो है मिस्टेक जो है पेपर में ना करें। ठीक है, फिर आपको याद होगा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और होती थी जिसको हम कहते थे a⁻x। तो a⁻x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है a⁻x ऊपर और नीचे आ जाएगा log e⁻a। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। इसका जो अगर आप देखें डेरिवेटिव है ना, a⁻x का जो डेरिवेटिव अगर आप देखें तो उसी से इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ये हमने बनाया है। तो a⁻x का जो इंटीग्रेशन है वो होगा a⁻x log e। का जो रीज़न है वो, सर हाँ सर अगर e की पावर सपोज 5x या 6x है तो उसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ सेकंड वाला होगा। बेसिकली जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता है उसमें भी हमने डेरिवेटिव से डिवाइड किया होता है, लेकिन यहाँ पर जो पावर में कौन है, x है ना, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होता है, तो इसलिए नीचे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसके अलावा भी कुछ भी है लेकिन वो लीनियर होना चाहिए। अब तुम सोचो कि मैंने तुम्हें e⁻x² दे दिया और तुम इसका इंटीग्रेशन लिख रही हो e⁻x² अपॉन में 2x, तो ये गलत है, क्योंकि अब ये जो पावर है ये क्वाड्रेटिक है, ये वहाँ पर वैलिड नहीं है ये फॉर्मूला। अगर ये सिर्फ e की पावर क्या होना चाहिए 3x होगा तब वैलिड है, e की पावर 3x + 2 है तो वैलिड है। ठीक है, तो वहीं पर ये वैलिड है। आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते, -x है तो वैलिड है, तो हर जगह नहीं लगेगा। जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e⁻x + c होगा, तो लेकिन अगर बच्चा e की पावर -x का करता है तो फिर क्या आंसर होगा। अगर मैं e की पावर -x का इंटीग्रेशन करूँगा तो e⁻x होगा, बट -x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता कि नीचे 1 लिखा जाएगा, नीचे फिर आ जाएगा -1, तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि जो पावर होता है उसका इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव हमें करना होता है, लेकिन वो तब तक ही फॉर्मूला वैलिड होता है सब जगह जब तक वो लीनियर है। अगर वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो फिर नहीं होता है, फिर उसको करने के तरीके अलग होते हैं फिर। तो ये 3 फॉर्मूले अब हमारे पास नए आ गए हैं। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको x की पावर n पे काम कराया,
उसके बाद फिर मैंने आपको लॉग वाले पे काम करवाया, अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल पे काम करवा रहा हूँ ताकि आपको हर इंटीग्रेशन की जो पहचान है वो हो सके। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूले भी सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आपको टीचर दे देता है e की पावर log a, तो e की पावर log a को हम सिंपली a लिख सकते हैं, ठीक है। ये e से जो log होता है ये कैंसिल हो जाता है। तो एक ये फॉर्मूला सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि अगर e की पावर log a आपको मिल रहा है तो उसका आंसर सिंपली आपके लिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। बस एक ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है, तो ये ध्यान रखिए। और जैसे एक ये भी होता है, जैसे आपने लिखा है, मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे लिखा है किसी को y इज इक्वल टू, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया log x, ठीक है। तो y अगर इक्वल्स टू में log x है और उसका बेस यहाँ पर e है, तो फिर यहाँ पर x इक्वल टू e की पावर y, ये आप लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं फॉर्मूले के रूप देना चाहूँ तो तुम इसको ऐसे याद रखो कि अगर a इज इक्वल टू लॉग ई b है तो b इज इक्वल टू e की पावर a हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले सभी बच्चों को ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूले आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इनके ऊपर करके दिखाता हूँ। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स आइए इनके ऊपर देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x dx का। दूसरा फिर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 5x प्लस 2 का। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है 6 की पावर x dx का। तो पहले ये तीन के आंसर देखते हैं क्या होंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन तो e की पावर 3x ही होगा, और फिर हमें 3x से डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करना होगा, तो नीचे 3 और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से e की पावर 5x प्लस 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 5x प्लस 2 ही होगा, लेकिन 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव नीचे 5 आ जाएगा और प्लस का c। 6 की पावर x, तो इसमें a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा 6 की पावर x अपॉन में कितना, log e 6 प्लस का c। देखो लॉजिक बहुत क्लियर होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करो, अगर आप सभी बच्चे करके देखो कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x बाय 3, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, e की पावर 3x ही मिलेगा। आप चेक करके देख लेना। तो वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझा दिया है कि अगर e की पावर 3x का आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन है e की पावर 3x बाय 3, तो e की पावर 3x बाय 3 का जो डेरिवेटिव होगा ये इसका इंटीग्रेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चा जब इसका डेरिवेटिव करेगा तो उसको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। तो वो तो खैर मैं पहली क्लास में भी समझा चुका हूँ, और आप वो अपने आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर है। बस देखो सारा खेल तो फॉर्मूलों का ही है। अब फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, काफ़ी सारे फॉर्मूले होंगे क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपने देखे हैं तो वो सभी इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, मिक्स इन द सेंस कि उसमें आपको सब कुछ दे दिया उसने। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और अच्छा सा करके दिखाता हूँ। ये तीन क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे। अभी फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बता दें, मैं अभी पूछ लूँगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मान लीजिए अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया ई, यहाँ पे दे दिया उसने, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया उसने ई, और यहाँ पे दिया एक्स, और फिर उसके बाद दे दिया उसने log ई ए। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ये ई जो है ये बेस है, ठीक है, और एक्स उसके आगे मल्टीप्लाई में है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फॉर्मूला नोट में लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लग तो जाएगा, लेकिन अभी देखो इसके लिए log के आगे कुछ होना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ई log ए लिखा है मैंने, log के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब है ये जो log के आगे मेरे को x दिख रहा है, मुझे पहले इसको यहाँ से हटाना होगा। तो वो हम हटा सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ना log में फॉर्मूला होता है जो पावर होता है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि log a की पावर b हो तो उसको आप b log a लिख सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले तो वही रहेंगे log के जो आपने सीखे हैं सारे। अगर बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 हो जाता है, जैसे log e 1 होता है, log 10 1 होता है। तो वो तो मैं खैर आपको डेरिवेटिव्स में भी बता चुका हूँ, और ये फॉर्मूला आपने डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी बहुत यूज़ किया था, log a की पावर b इक्वल टू b log a।
तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको अपोजिट वे में लगाएंगे, मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ अब। तो ये आपके लिए अब बन जाएगा ई, और ये बन जाएगा लॉग ई ए की पावर एक्स। तो अब ई से लॉग आ जाएगा, देखिए ई और ये लॉग है यहाँ पर। ये देखो फॉर्मूला लेकिन तब तक ही वैलिड होगा जब तक ये दोनों सेम होंगे। जैसे मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो बेस होगा वो तो ई लेके चलूँगा ना मैं। ये ध्यान रखिए कि अगर जिस लॉग में मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ई ही बेस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और बेस होता, जैसे मान लीजिए इसने दे दिया ई लॉग 2a, तो अब तुम इसको a नहीं लिख सकते, अब ये इसका फॉर्मूला a नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू और ये जो नीचे वैल्यू ये सेम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तभी हम उसको सीधा a लिख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि इधर भी आपका e एक्सपोनेंशियल में है और जो लॉग का बेस है वो भी e है, तभी हम उसको a लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखिए अगर लॉग का बेस जो होता है वो e ही होता है, अगर जहाँ पे नहीं लिखा होता। तो इसमें तो खैर उसने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आप मैंने इस एक्स को पहले फ्रंट पे पहुंचा दिया, यहाँ पे पावर बना दिया इस वाले फॉर्मूले का हेल्प लेके, और उसके बाद अब ये ई से लॉग हट जाएगा। तो सीधा अब ये क्या बन जाएगा, इसके साथ डी एक्स भी आएगा। यहाँ पे मैंने डी एक्स लिखा नहीं है, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। और अब ये सीधा क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना भाई। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, सभी बच्चे देखिए ये वाला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया सीधा ए। अब यहाँ पे ए का काम तो ए की पावर एक्स ही कर रहा है ना आपके लिए। अगर आप इसको इसके साथ मैच करो, देखो अब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई और प्लस का सी। सीधा आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इस तरह से ये फॉर्मूलों को यूज़ करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल पे काम करना बच्चे को थोड़ा आसान नहीं होता। अगर ये फॉर्मूलों का उसको यूटिलाइजेशन वो ढंग से ना कर पाए तो फिर शायद वो इस तरह के क्वेश्चंस को ना बना पाए फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी फॉर्मूलेस होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने बताया था ना, बेस चेंजिंग फॉर्मूला वगैरह भी होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये नोट में आप फॉर्मूला एक और याद रखें। जैसे कि अगर आपने लिखा हुआ है एक्स लॉग ए उसका बेस और वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई लॉग ए एक्स। मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे इधर एक्स है इधर वाई है, तो आप इसको इंटरचेंज करके ऐसे वाई और इधर एक्स लिख सकते हैं। अब इस पर भी बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए अब फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये इसी पर बेस्ड है। तो मान लीजिए टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया कि आप इंटीग्रेशन करो किसका, 2 log ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। अब 2 log ई एक्स का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से सोचूं ए की पावर एक्स, है ना, ये जो ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले के हिसाब से सोचूं, तो उसके लिए मेरे को ये जो ऊपर वैल्यू चाहिए होती है इट इज़ एक्स, ये एक्स पे एक्स की टर्म्स में होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल टाइप होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब मैं इस वाले फॉर्मूले के लिए सोचूं जो मैंने आपको इस वाले में यूज़ करा, अभी फोर्थ में यूज़ किया, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि बेस और जिसकी वो पावर है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी ई था, समझ में आ रहा है सबको, जैसे कि यहाँ पर भी ई था और यहाँ पर भी ई था, तो अभी मैं ये सीधा ई से लॉग मैंने हटा दिया और ए आ गया सीधा मेरे पास। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी मैं यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर बेस ई है और जिसका ये पावर है वो 2 है। देखो दोनों डिफरेंट है, ये देखो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर ये हटेगा, लॉग हटेगा नहीं फिर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 2 के साथ तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊँगा। कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है जो सीधा यहाँ पे मैं लगा सकूँ, और ना मैं इस लॉग को यहाँ से हटा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे को काम करना है तो मैं इसका यूज़ करूँगा, तो इनको इंटरचेंज कर दूंगा। अगर ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, देखो एक्स लॉग ई 2 ये बन जाएगा, एक्स लॉग ई 2 बन जाएगा। और लॉग ई 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई, लॉग ई 2 जो होगा वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि लॉग के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, तो ये अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो जैसा अब हम x की पावर n बन गया, इसका मतलब ये x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर n होता है इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, तो ये भी कोई ना कोई रियल वैल्यू ही होगी लॉग ई 2। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे सीधा वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ई 2
+1, मतलब वही करते हैं ना, पावर में एक जोड़ दिया, ये पूरा पावर में एक जुड़ रहा है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं 2 में मैंने जोड़ दिया, ये पावर में पूरा जुड़ेगा ऐसे। और डिवाइड में क्या आएगा इसके, फिर log e2 दोबारा +1 और ये +c हो। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि वो दोनों सेम जो होने चाहिए, ये जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये जो नोट में मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला जो है सर, ये तभी वैलिड है जब ये दोनों सेम होंगे। जैसे इधर ई है और इधर भी जो बेस है लॉग का वो भी सेम होना चाहिए, तो ये होता। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मेरे को बेस में ई मिला था, है ना, यहाँ पर मेरे को बेस में क्या मिला था, ई मिला था, और जो जिसकी वो पावर थी वो 2 थी, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाया। लेकिन बाई चांस सोचो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये देखो 2 log 2x, तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये फॉर्मूला वैलिड हो गया, क्योंकि ये वाला जो 2 है और जो बेस में है वो दोनों सेम है, देखो, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा वही वाला, अभी सीधा ए आ जाएगा। तो फिर जो मेरा फॉर्मूला था वो मेरा यहाँ पे लग गया, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो सीधा x dx हो जाएगा, और फिर इसका आंसर क्या बनेगा, x²/2 प्लस का c। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर दोनों सेम नहीं थे तो हमने इस वाले फॉर्मूले से काम चलाया, और यहाँ सेम थे तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने पीछे आपको बता रखा है अभी। तो ये लॉजिक है। तो एक बारी मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि नई चीज़ें एकदम, देखो सर अब नई चीज़ें हैं तो उसको समझने में टाइम तो लगता ही है, तो ऐसा नहीं है सब कुछ एकदम से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं, मैंने एक तो e⁻x का लॉजिक बता दिया, ये 3 फॉर्मूले तो सबको समझ में आ रहे हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c, और e⁻ax + b का करना है तो e⁻ax + b एज इट इज़, और ax + b का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे a, और a⁻x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये होता है। और 2-3 फॉर्मूले मैंने और ऐड कर दिए हैं जो मैंने यूज़ भी करके आपको दिखा दिए। और उसके बाद फिर जैसे मैंने e⁻3x का इंटीग्रेशन करा, ये तो आसान ही था, e⁻5x + 2 का करा, ये भी सबको समझ में आ गया होगा, 6⁻x भी सबको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मैंने 4th पार्ट किया जो x log e a था, तो यहाँ मैंने वो ट्रिक यूज़ करी, और जैसे ही मैं इसको पावर से आगे लेके गया तो वो दोनों बेस और वो दोनों सेम हो गए, तो वो ई से पूरा लॉग वाली टर्म हट जाती है, तो सीधा हमारे को फिर जो फॉर्मूला है ई लॉग ए वाला, ई लॉग ए, तो ई लॉग ए को आप सीधा ए लिख सकते हैं, तो वो चीज़ है। और ऐसे ही फिर मैंने नीचे किया, लेकिन नीचे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दोनों सेम नहीं थे, तो उसको फिर मैंने अलग तरीके से बनाया। लेकिन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया ये 6 पार्ट, तो यहाँ पर लेकिन दोनों सेम थे, तो मैंने सीधा उसको एक्स लिख दिया यहाँ पर। चलिए बताइए सभी बच्चे, अभी भी कोई डाउट है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं एक्सपोनेंशियल में कि नहीं हो रहे हैं? सर हाँ, सर सपोज x + dx करके है, और उसे बोला कि उसका इंटीग्रेशन करो, तो फिर x का तो x² किसका / 2 हो इंटीग्रेशन जाएगा। करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? सर x प्लस और dx, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना सर, हमने कंबाइंड क्वेश्चन जो किया था। अच्छा, मतलब दोनों, मतलब साथ में कुछ आ जाए, मिक्स क्वेश्चन यस कह सर। रहे हैं आप? हाँ, तो उसमें फिर अलग अलग कर देना उनको। जैसे मान लो कि आपको ये क्वेश्चन देता है टीचर, ये देखो मैं मिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे e⁻3x प्लस में 1/x माइनस में x², फिर प्लस में 6⁻x प्लस का 3, ये देखो। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब ये क्या होता है, जो हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं उसको वो एक ही क्वेश्चन में डाल के दे देता है, तो आपको करना कुछ नहीं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो। तो आप इसको लिखो e⁻3x dx अलग कर लो, फिर ये देखो बढ़िया से 1/x dx अलग कर लो, फिर x² dx अलग कर लो, फिर 6⁻x dx अलग कर लो, फिर 3 बाहर और dx अलग कर लो। ऐसे बढ़िया से सारे इंटीग्रेशन अलग कर लो, और अब इनके आंसर लिखते जाओ, देखो फटाफट आंसर आ जाएंगे आपके सारे। अब आपको सब इंडिविजुअल तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, जब आपको ये मिक्स प्रॉब्लम दे रहा है तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब मैंने इनको ऐसा अलग अलग कर दिया तो नाउ यू ट्रीट दैम एज अ सिंगल क्वेश्चन। अब e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या था, e⁻3x/3, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log e मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x², x³ / 3। Now what is the integration of 6⁻x, 6⁻x upon में log e6। Now what is the integration of dx, x। Now लास्ट में c। बताओ वंशिका, समझ में आ रहा है? अगर मिक्स्ड प्रॉब्लम देता है सभी को, मैंने सारे जितने पेपर तक मैं पढ़ाया मैंने सारे डाल दिए इसके।
यस सर। चलिए, और कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए। देखिए, डाउट क्लियर कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं बस। चलिए फटाफट इनको कॉपी करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतना कॉपी करिए सभी बच्चे। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? ये वाला पेज पूरा कॉपी कर लिया सबने? तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूं मैं? चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब इतना कॉपी करिए। अभी जितना भी इंटीग्रेशन में मैं आज आपको करा जाऊंगा उसका एक छोटा सा असाइनमेंट बना के मैं भेज दूंगा आपको, ताकि उसको फिर आप कर लें, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है कि क्वेश्चन दे तो रखें बट लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उतने क्वेश्चन से बच्चे का अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। और अगर हमें इंडिविजुअल एक एक फंक्शंस को पकड़ के करना है तो वैसा तो एनसीईआरटी में दिया नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी 7.1 उठाओगे तो उसमें सीधा सीधा मिक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगी, मतलब उसमें टिग्नोमेट्री भी आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शंस भी होंगे, और उसमें एक्सपोनेंशियल भी होंगे, लॉगैरिथम फंक्शंस भी होंगे। तो फिर बच्चा उतना कमांड हासिल नहीं कर पाता। जब तक हम एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल फंक्शन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले एक एक फॉर्मूले के ऊपर काम करा रहा हूँ और कम से कम उस पर 5-5 एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो ऐसे करके आप जब प्रैक्टिस करोगे, कमांड बनेगी हर फंक्शन के ऊपर, तब जाके फिर आप बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं आगे जाके उनको ढंग से समझ पाओगे। ठीक है ना? ये कॉपी कर लिया सबने? यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? ये पूरा पेज कॉपी कर लिया सबने? चलिए, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो कर लो। हाँ, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ये 2 क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलिए, जब तक आप इनको कॉपी करिए, अब थोड़ा मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप उसको ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो है ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएं तो सोचिए कि ये कैसे बन सकता है। एक ये करके दिखाइए, और अगर ये नहीं हो पा रहा होगा तो ये करके देखिए फिर।
चलिए, जिन्होंने ये 6 और 7 क्वेश्चन जो ऊपर दिए थे वो तो कॉपी कर लिए होंगे, अगर तो फर्स्ट और सेकंड ट्राई करिए, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं बन पाएगा तो सेकंड बनाइए, दोनों नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट ट्राई ज़रूर करिए। और फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इन क्वेश्चंस को, बट जो लॉजिक मैंने अभी बताए हैं आपको वही अगर आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये ऊपर के 6-7 क्वेश्चन कॉपी कर लिए आप लोगों ने? जो ऊपर 6 और 7 क्वेश्चन दिए थे वो कॉपी कर लिए सबने? बताइए जल्दी। ठीक है, अब ये नीचे जो मैंने रेड में क्वेश्चन दिए हैं दो, ये बनाइए और मुझे बताइए इनके आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं। अगर आपसे फर्स्ट नहीं बन रहा सेकंड बनाइए, कोई तो बनेगा ही, ऐसी बात नहीं है। जो भी लॉजिक मैंने अभी पीछे सिखाया है उसी से बनेंगे ये। सर फर्स्ट वाला जो है e की पावर x इंटू ए के पावर x अपॉन लॉग e हो जाएगा। हाँ, जो भी आंसर है आप लिख लीजिए। सेकंड का आंसर देखिए बच्चे क्या आ रहा है। ये जो क्लास चल रही है आपको उसमें भी दिक्कत है तो मैं क्या ही बताऊँ। अपना ऑडियो ऑफ करिए भाई मयंक। कितनी बार बताया, जब क्लास चल रही है तो डिस्टरबेंस मत करा करें। किसी ने सेकंड बनाया है, सेकंड का आंसर एक बच्चा बता रहा है 1, 1 आंसर नहीं आएगा। और किसी ने निकाला है सेकंड का आंसर? और ये कोई भी बच्चा क्लास को तब तक लीव ना करा करे जब तक मैं उसको बोलता नहीं हूँ। अभी मैं कुछ चीज़ें समझा ही रहा होता हूँ और आधे बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तो ये मत किया करें। जब तक मैंने नहीं बोला है कि क्लास ओवर नहीं हुई है, जब तक कोई बच्चा क्लास छोड़ के ना जाया करे। हाँ भाई बताइए, किसी से बन रहा है सेकंड का आंसर? इधर देखिए, अगर हम फर्स्ट बनाएंगे तो आप देख सकते हैं दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ई ए की होल पावर एक्स। ठीक है, अब इसको कंप्लीट हम ए मान के चलेंगे और उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपके लिए बन जाएगा ए, इसको आप ए ई लिख दो, चाहे ई ए जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई ए की होल पावर एक्स और डिवाइड में इसके आ जाएगा लॉग ई ए, इस तरह से ब्रैकेट में और प्लस का सी। तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। आप चाहें तो इसको ए ई भी लिख सकते हैं। अगर हम सेकंड बनाना चाहते हैं, देखिए, तो सेकंड में हम पहले वही फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि देखो जो बेस है और नीचे जिसका वो पावर है वो दोनों सेम है, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ से 6 को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग ई एक्स की पावर 6। इसको क्या लिखेंगे, ई लॉग ई एक्स की पावर 5। ठीक है, ये मैंने पीछे भी अभी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। इसको लिख देंगे ई लॉग ई एक्स की पावर 4।
और इसको लिख देंगे ई log e x की पावर 3 dx। अब सब में e से log हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x की पावर 6, x की पावर 5, और यहाँ पे बचेगा नीचे सिमिलरली x की पावर 4, x की पावर 3 dx। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देखो, ऊपर से कॉमन आ जाएगा x की पावर 5, तो यहाँ बचेगा x की पावर x माइनस 1। ऐसी नीचे से x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा तो नीचे बचेगा x माइनस 1 dx। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल कर दीजिए, और फाइनली जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, x की पावर 2 dx, और x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3 प्लस का c। दिस इज द राइट आंसर। ये किसी का आया था आंसर? ये एक बच्चे ने x²/2 लिखा हुआ है, वो गलत है। हाँ भाई समझ में आ गया? बताओ दोनों क्वेश्चन फटाफट सभी बच्चे। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? हाँ तो आप ध्यान रखिए कैसे मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, ताकि फिर उनको आप आगे यूज़ कर सकें। ये ना हो कि फिर बस पेपर में फिर आप गड़बड़ कर दें। लिख लीजिए इनको आप। तो अब हमने पावर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया हमारा, लॉग में जाने का तरीका भी समझ लिया, 1/x का इंटीग्रेशन जिसे कहा गया, एक्सपोनेंशियल की दोनों फॉर्म सीख ली हमने, e की पावर x और a की पावर x। अब इसके बाद आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज लगेंगे वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है तो कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा, तो वही हिसाब से आप सारे फॉर्मूलोज को डेवलप्ड कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूलों की लिस्ट तो मैं दे ही दूंगा आपको। ठीक है, तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। फिर ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लिए सबने? हाँ जी बताइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लिए सबने? चलिए, तो मैं अब आपको बता रहा था कि जो नेक्स्ट हमारी फॉर्म है जिसमें हम अगली क्लास में वर्क करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं उसका बस एक हिंट आपको देना चाहूँगा। तो वो फॉर्म अब हमारे लिए कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना वैसे ही आसान नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर काम करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, वो सब हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अब मैं दिखा सकते हैं आपको फॉर्मूला नंबर 1 कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है सर, क्यों होगा? क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर माइनस साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले के अंदर आप छोटा सा अगर चेंज करें और एंगल को आप लीनियर फॉर्म में ले आएँ, मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप इस तरह से, तो फिर इसके अंदर फॉर्मूला तो वही रहेगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन इसके फिर वही कहानी आ जाएगी फिर से कि इसके डेरिवेटिव से आपको नीचे डिवाइड करना होगा और प्लस का सी। और उस लॉजिक को समझना बहुत आसान होता है बच्चे के लिए। जैसे अगर मैं इसका हिंट दूं आपको, एग्जांपल दूं मैं इसका जैसे आपको, तो वो क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, है ना? तो आप फटाफट कहेंगे सर माइनस का कॉस 3x होगा और फिर हमें 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, है ना? वही चीज़ जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ax प्लस बी होता है तो b हमारा 0 हो गया, यहाँ पर है तो ये लीनियर ही, बट ये ध्यान रखना है लीनियर ही होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ होगा तो बात नहीं बनेगी, फिर उसमें फिर बात नहीं बन सकती। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब अगर मैं d/dx करता हूँ माइनस कॉस 3x/3 का, तो इसका सॉल्व करिए आप, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। माइनस आप बाहर रखेंगे, 1/3 को बाहर ही रखेंगे ना। कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या, और सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन 3x। ठीक है, और इंटू में 3 भी आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? डेरिवेटिव कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। तो माइनस कॉस 3x/3 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि माइनस कॉस 3x/3 का डेरिवेटिव अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर मिला देखो sin 3x। तो इससे साबित होता है कि अगर sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 है तो माइनस कॉस 3x/3 का जो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव है, सॉरी एंटी डेरिवेटिव कह रहा हूँ, डेरिवेटिव है, वो आपके लिए sin 3x ही होगा। तो इसलिए हम डिवाइड में ये 3 और जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो हम लेकर आते हैं। अब जैसे टीचर ने मान लो इसकी जगह पर, जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दिया, अब इसकी जगह पे टीचर ने आपको ये दे दिया, मान लीजिए sin 5x+3, और वो कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ अब क्या होगा। तो बस जो इंटीग्रेशन है नॉर्मल वो तो आप लगा ही दो। तो sin 5x+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का cos 5x+3 तो होगा ही, और 5x+3 का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, +5 नीचे आ जाएगा और प्लस का c। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अब ये तुम्हें हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ करना है। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ आज ये साइन के साथ सिखाया है, बट अगली क्लास में फिर मैं आपको इसको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लगा के दिखाऊंगा।